अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जो चैप्टर 2 है उसका मैं आपको जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके सेंड करवाऊंगा। तो थोड़ा लेट हुआ, कल हमारी क्लास भी है फेस टू फेस फिज़िकली। तो यहाँ पर मैं आपको जितना काम इस लेक्चर में हम करेंगे तो वो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कल उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 को हमने वाइंड अप किया था, जिसमें हमने कुछ बेसिक डिफिनीशंस पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स के। तो अब चैप्टर 2 में हम डेटा को ऑर्गेनाइज करने के कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, बोथ फॉर द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। और चैप्टर का जो नाम है वो ऑर्गेनाइजिंग डेटा, और डिफरेंट बुक्स में इसका जो नाम है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग इसको टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का नाम देते हैं, मगर जनरली इसको ऑर्गेनाइजिंग डेटा ही बोलते हैं। सही है। अच्छा जी, फर्स्ट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के, तो वो ये है कि आपको पता चले कि डेटा को आप किन किन मेथड पे, टेबल पे या फिगर्स पे प्रेजेंट कर सकते हैं। सही है। So it is written that in this chapter you will begin your study of descriptive statistics, which consists of methods for organizing and summarizing information. In section 2.1, we show you, I will show you how to classify data by type. Knowing the data type can help you choose the correct statistical method. तो ये सेक्शन 1 है, जिसमें हम जो है ना वो बताएंगे कि डेटा को आपने कैसे जो है ना वो क्लासिफिकेशन डेटा की करनी है कि ये कौन सा टाइप है डेटा का। फिर इसी चैप्टर के आगे सेक्शन 2.2 में we explain how to group and graph qualitative data so that they are easier to work with and understand. सेक्शन 2.2 में मैं आपको दिखाऊंगा या सिखाऊंगा कि कैसे आपने क्वालिटेटिव डेटा को अपने ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। सेक्शन 2.3 में हम यही काम फिर क्वांटिटेटिव डेटा के लिए करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो जस्ट मैं आपको सेक्शन 2.1 और 2.2 तक है। इस लेक्चर में हम अभी सेक्शन 2.3 जो है वो हम नहीं करेंगे। सो वी विल स्टिक ओनली टू द सेक्शन 2.1 एंड 2.2। सबसे पहले जो डिफिनीशन है 1.1 डिफिनीशन डेटा की कि व्हाट इज डेटा, तो ये शॉर्ट मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन करके दिया है ताकि आप आसानी के साथ इसको समझ सके। सही है। सो डेटा क्या है? डेटा जो है वो वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल है। तो क्वालिटेटिव डेटा क्या है? वो वैल्यूज ऑफ ए क्वालिटेटिव वेरिएबल है। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है? वो वैल्यूज ऑफ ए क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। डिस्क्रीट डेटा क्या है? वैल्यूज ऑफ ए डिस्क्रीट वेरिएबल है। मैंने लास्ट टाइम आपको क्लास में भी बताया था कि व्हाट इज द डिस्क्रीट वेरिएबल एंड व्हाट इज द कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल याद रखिए वो वेरिएबल है जिसको आप काउंट करते हैं। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में ये फ़र्क है कि डिस्क्रीट वेरिएबल आप काउंट करते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएबल जो है उसकी आप मेजरमेंट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं। सेकंड बात, डिस्क्रीट वेरिएबल को आप इंटरवल में नहीं लिख सकते और कंटिन्यूअस वेरिएबल को आप इंटरवल में लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेटा क्या है, क्वालिटेटिव डेटा क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है। फिर इसके बाद ईच इंडिविजुअल पीस ऑफ डेटा इसका लेना ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? इंडिविजुअल डेटा का जो पीस होगा उसको हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे एंड द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फॉर ए पर्टिकुलर वेरिएबल इसका ले डेटा से। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे, एक ऑब्जर्वेशन को एक एक पीस को डेटा के एक पीस को हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे और फिर उन तमाम ऑब्जर्वेशन को जो है ना उसके कलेक्शन को फिर हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डेटा से। वी इलस्ट्रेट वेरियस
various types of variables and data in example 2.1 to 2.3. एग्जाम्पल 2.1 से लेके 2.3 तक अब ये हमें क्लियर हो जाएगा कि क्वालिटेटिव डेटा क्या है और क्वांटिटेटिव डेटा क्या है। एग्जाम्पल 2.1 में ह्यूमन ब्लड टाइप्स जो है, ह्यूमन बीइंग जो है उनके 4 ब्लड टाइप्स होते हैं, ए बी और ओ। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि हमने जस्ट ए बी और ए ओ की बात की है। ए जो है ना वो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की, मगर अगर किसी का ब्लड ग्रुप है तो या वो इन 4 कैटेगरी में होगा, चाहे या वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। What kind of data do you receive when you are told your blood type? जब आपसे कोई पूछता है कि what is your blood type, तो blood type का जो डेटा है वो कौन सा डेटा है? तो blood type solution इसका ये है कि blood type is a qualitative variable because its possible values are non-numerical. Therefore, your blood type is a qualitative data. इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है 2.2 हाउसहोल्ड साइज। हाउसहोल्ड साइज जो है वो आपके पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव में भी वो डिस्क्रीट है, क्योंकि इसको आप काउंट कर सकते हैं, इसकी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। The Pakistan Census Bureau collects data on household size and publishes the information in current population reports. What kind of data is the number of people in your household? So the number of household जो है this is a discrete variable. ये सबसे पहले ये क्वांटिटेटिव है और क्वांटिटेटिव में फिर ये डिस्क्रीट है, क्योंकि इसके जो पॉसिबल वैल्यूज है वो काउंटिंग वाले है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करें तो विकिपीडिया में जो टॉप माउंटेन्स हैं ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें K2 जो है वो सेकंड जो है लार्जेस्ट सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। उनकी जो हाइट है वो 28,251 फीट है। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि जो हाइट्स हैं माउंटेन की वो कौन सा वेरिएबल है, तो हाइट ऑफ माउंटेन जो है उसकी आप मेजरमेंट करते हैं तो वो आपके पास एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है और क्वांटिटेटिव में भी वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है। तो ये लिखा भी है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़वा देता हूँ। द वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, the information available on Wikipedia categorize the world's highest mountain. The list show that K2 in Pakistan is 28,251 feet high and is the second highest mountain of the world. What kind of data are these heights? So solution ka height is a quantitative variable which is also a continuous variable, because height can conceptually be any positive number. Therefore, the mountain heights are continuous quantitative data. इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लासिफाइंग एंड द चॉइस ऑफ ए स्टैटिस्टिकल मेथड, ये एक और डिफिनीशन है। Some of the statistical procedures that you will study are valid for only certain types of data. This limitation is one reason why you must be able to classify data. Data classification can be difficult. Even statisticians occasionally disagree over data type. For example, some classify amounts of money as discrete data. Others say it is continuous data. In most cases, however, data classification is fairly clear and will help you choose the correct statistical method for analyzing the data. इस definition का मतलब ये है कि statistical टेक्निक जब आप चूज करते हैं तो क्वालिटेटिव डेटा के जो टूल्स हैं वो डिफरेंट हैं, क्वांटिटेटिव डेटा के जो टूल्स हैं तो वो डिफरेंट हैं। समटाइम्स ये भी होता है कि एक डेटा सेट को कुछ स्टेटिस्टिशियन बोलते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस है और कुछ बोलते हैं कि हमारे पास डिस्क्रीट है। जिस तरह अगर हम अमाउंट्स ऑफ मनी की बात करें तो some statisticians call it discrete and others call it continuous, but in most situations the statisticians are agree that what kind of data it is, either it is a discrete data or it is a continuous data. तो definition 2.2 ये है कि क्वालिटेटिव डेटा के अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं और क्वांटिटेटिव डेटा के अपने स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। तो आप डेटा को देख के ही आप बताएंगे कि मैंने कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल मैंने यूज़ करना है। सही है। इसके बाद एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए है ये एक्सरसाइज। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स एंड स्किल्स इसका टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले 2.1 गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल। मैंने आपको वेरिएबल दिए हैं A B C
और इसमें आपने एग्जाम्पल देने हैं, मतलब क्वालिटेटिव डेटा का आपने एग्जाम्पल देना है, एटलीस्ट 5 एग्जाम्पल लिख ले और फिर वो मुझे सेंड करवाएं। इसी तरह 2.1 जो है, जो नीचे ए बी और सी लिखे हैं, इसके आपने डिफिनीशन बताने हैं, ऊपर मैंने आपको बता दिया। 2.3 जो है एक्सरसाइज, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डेटा। ये क्वालिटेटिव डेटा क्या है, डिस्क्रीट क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव क्या है, तो ये आपने बताना है। इसके बाद 2.4, फॉलोइंग आर सेवरल वेरिएबल्स बट काइंड ऑफ वेरिएबल्स दीज आर हाइट, वेट, एज, सेक्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स एंड रिलीजन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वेरिएबल बाय टाइप बताया था कि रेशो स्केल क्या है, आपका इंटरवल स्केल आपका क्या है, तो इंटरवल स्केल क्या है, रेशो स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल क्या है और ऑर्डिनल स्केल क्या है। तो आपने उसी डिफिनीशन के बुनियाद पर मुझे ये बताना है। ये भी एक आपका एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, और इसका जो चौथा क्वेश्चन है कि आपने हाइट, वेट, एज, सेक्स, नंबर ऑफ सिबलिंग्स और रिलीजन, इसको आपने कैटेगराइज करना है, ये कौन कौन से वेरिएबल का ये कौन कौन सा टाइप है। इसके बाद 2.5 क्वेश्चन है, टेबल 4 शोज द जीडीपी पर कैपिटा इनकम ऑफ टॉप 10 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये टॉप 10 कंट्रीज हैं, जीडीपी पर कैपिटा है, नंबर 1 यूएसए है। और ये इंफॉर्मेशन जो है ना, ये मैंने इन्वेस्टोपीडिया से मैंने ख्याल से लिखे हैं, मैंने खुद से नहीं लिखे, ये फिगर नेट पे ही सर्च करके मैंने ये टेबल बनाया है, सही है। तो नंबर 1 रैंकिंग जो है और यूएस है, यूएस में लोगों की जो इनकम है ईयरली वो 54,122 है। फिर लक्समबर्ग जो है दैट इज क्लोज विद द जर्मनी, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड कनाडा। सो ईच जो फर्स्ट कॉलम पे कंट्रीज है, सेकंड पे उनका रैंक है और थर्ड पे उनकी जो है वो जीडीपी पर कैपिटा है, और ये एनुअली है। पाकिस्तान की कितने हैं, पाकिस्तान की राउंड अबाउट 1500 पर ईयर हमारी जो है वो पर कैपिटा इनकम है। अब आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि जो फर्स्ट कॉलम है इस टेबल का जिसमें कंट्री लिखा हुआ है हेडिंग पे, आपने बताना है कि ये कौन सा टाइप है डेटा का। फिर आपने सेकंड बताना है, जो रैंक लिखा है कि ये कौन सा है। फिर आपने थर्ड बताना है, थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल कि ये कौन कौन से टाइप हैं वेरिएबल के। मतलब फर्स्ट कॉलम पे जो कंट्रीज हैं ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, रेशियो है कि इंटरवल है, ये आपने बताना है। सेकंड कॉलम जो रैंक लिखा है ये भी आपने बताना है कि ये कौन सा है, ये ऑर्डिनल है, नॉमिनल है कि नहीं, रेशियो है कि नहीं, इंटरवल है। और फिर आपने लास्ट जो कॉलम है टेबल 1 का जीडीपी पर कैपिटा, आपने बताना है कि ये वेरिएबल का कौन सा टाइप है। अच्छा, फिर एक और ये आपका जो है ना, ये आपका असाइनमेंट है जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5 ये 5 क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करके या तो डिपार्टमेंट में जमा करें या जो है ना वो ग्रुप में आप व्हाट्सएप करें, सो इट्स विल बी ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर एक और डिफिनीशन है ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा, के क्वालिटेटिव डेटा को आप कौन कौन से मेथड्स पे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सम सिचुएशंस जनरेट एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ डेटा, ओवरवेलमिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज डेटा सेट को कहते हैं, बहुत ज्यादा। वी कैन ऑफ्टन या ऑफन मेक ए लार्ज or complicated set of data more compact and easier to understand by organizing it in a table, chart, graph. In this section, we examine some of the most important ways to organize qualitative data. In the next section, we do that for the quantitative data. इस section में definition 2.3 में हम qualitative data को डिफरेंट चार्ट्स पे, टेबल पे और ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे ताकि उसको हम आसानी के साथ समझ सकें। नंबर 1 जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपने क्वालिटेटिव डेटा को कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिवाइड करना है। नाउ फर्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ है ना वो एक कुछ थ्योरी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो क्या है। Recall that qualitative data are values of a qualitative non-numerical value variable. ये
हमने डिफिनीशन पढ़ा था कि क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल है जो जिनके वैल्यूज आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते. One way of organizing qualitative data is to construct a table that gives the number of times each distinct value occur, the number of times a particular distinct value occur, इसका its frequency or count. नीचे प्रॉपर डिफिनीशन है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द क्वालिटेटिव डेटा. अगर पेपर में भी कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, तो आपने डिफिनीशन 2.4 जो है यही लिखना है या फ्रीक्वेंसी. और अगर आप कोई और डिफिनीशन आप नेट पे सर्च करें तो बेशक वो आप लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में लिख के कोई मसला नहीं. सही है. A frequency distribution of qualitative data is a listing of the distinct values and their frequencies. What is frequency distribution? ये आपका जो क्वालिटेटिव डेटा है उसकी लिस्टिंग होती है कि एक कॉलम में जितने भी कैटेगरीज हैं एक क्वालिटेटिव वेरिएबल के, वो कैटेगरीज आप लिखें और दूसरे कॉलम में आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखें कि हाउ मेनी टाइम्स दैट अपीयर. तो इसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका प्रोसीजर क्या है? स्टेप नंबर 1 पे लिस्ट द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा सेट इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल. डेटा सेट में आप सर्च करें कि आपके कितने कैटेगरीज हैं तो उसको फर्स्ट कॉलम में लिखें. फिर सेकंड स्टेप पे फॉर ईच ऑब्जर्वेशन प्लेस अ टेली मार्क इन द सेकंड कॉलम ऑफ द टेबल इन द रो ऑफ द प्रोपेटेड डिस्टिंक्ट वैल्यूज. फिर आप एक टेली लगाएंगे, अगर एक दफा हो तो एक टेली करेंगे, दो दफा आएंगे तो दो टेली लगाएंगे, तीन दफा आएंगे तो तीन टेली लगाएंगे. फिर स्टेप 3 पे उन टेलीज को आप काउंट करेंगे और उसको आप कन्वर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे. नीचे एक नोट लिखा हुआ है. When applying step 2, procedure 2.1, you may find it useful to cross out each observation after you tally it. This strategy help ensure that no observation is missed or duplicated. इसका मतलब है कि आप टेली और फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे ताकि कोई ऑब्जर्वेशन हमसे मिस ना हुआ हो. इस पे एक एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स और आपसे कोई स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर पूछ ले कि उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो कैसी है और उसके कैटेगरीज जो है एक्सेलेंट है, गुड है और बैड है, और आपके स्टूडेंट्स के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो नीचे टेबल में आ गए. एक स्टूडेंट से पूछा कि हाउ इज यूर स्टैटिस्टिक्स प्रोफेसर टीचिंग, तो आपने बताया एक स्टूडेंट ने कि वो एक्सेलेंट है, ही इज टीचिंग, उसकी जो टीचिंग है वो एक्सेलेंट है. सेकंड स्टूडेंट से पूछा, उसने भी बताया एक्सेलेंट है. थर्ड से, फोर्थ से एंड फिफ्थ ने कहा कि वो बैड उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो बैड है. फिर गुड, बैड, गुड, बैड, गुड. तो ये रिस्पॉन्सेज हैं आपके स्टूडेंट्स के. सही है. अब ये जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ गई कि टीचिंग मेथोडोलॉजी बैड है, गुड है या एक्सीलेंट है, ये एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है. इसलिए क्वालिटेटिव है कि इसको आप जो है वो फिगर्स में नहीं लिख सकते. दिस इज अ नॉन न्यूमेरिकल. तो इसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. तो कैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे? सबसे पहले आपने 3 कैटेगरीज लिखने हैं. 3 कैटेगरी जो है वो एक्सेलेंट, गुड, बैड. तो फर्स्ट जो मेथड है स्टेप 1 जो हमने प्रोसीजर में पढ़ा, तो आपने फर्स्ट एक्सेलेंट, गुड और बैड लिखना है. अब यहाँ पर आपने काउंट करना है कि एक्सेलेंट, हाउ मेनी टाइम एक्सेलेंट अपीयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन. अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4, जब 5 पूरा हो जाए तो 5 के लिए आप उसके ऊपर एक क्रॉस लगाए तो इसको काउंट करने में आसानी होगी कि मतलब ये 5 का एक ब्लॉक है. फिर नेक्स्ट 5, फिर 3. इस टेली को आप फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करें तो ऊपर अब आप इसमें काउंट करें, आपके पास जो एक्सेलेंट रिस्पांस है वो 13 मरतबा होगा. इसी तरह गुड का आप देखें, गुड में भी आप वहां पर गुड को काउंट करें, दैट इज 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 17 18 टाइम जो है स्टूडेंट 18 स्टूडेंट ने हमें रिस्पॉन्ड दिया कि जो टीचर है स्टैटिस्टिक्स का उसकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो गुड है. तो सबसे पहले आपने टेली करना है, 18 नहीं लिखना, पहले आपने टेली करवाना है. तो 1 2 3 4 18 है तो 5 का एक ब्लॉक, 5 का और 3 का. सही है. सही तरीका ये है, आपने यहाँ पर ई नोट किया तो ई के लिए आप टेबल में जहाँ पर ई हो एक्सेलेंट तो एक मार्क लगाएं. फिर नेक्स्ट बी ई है तो दूसरा लगाए, फिर तीसरा, चौथा. फिर नेक्स्ट बी है तो उसका बी जो है ना वो बी के सामने लिखे, यहाँ पर एक टेली करें. तो इसी तरह प्रोसीड करें. सही है. तो ये आपके पास जो टेबल 3 है ये आपके पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना क्वालिटेटिव वेरिएबल के लिए. अब इसके बाद हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन यही है टेबल 3 का कि 13 स्टूडेंट ने ये बताया कि प्रोफेसर की जो मेथोडोलॉजी है वो एक्सेलेंट है. 18 ने ये बताया कि वो
गुड है और 9 ने ये बताया कि ये बेड है, टीचर की जो मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग है वो बेड है। सही है, तो ये इंटरप्रिटेशन है जो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप ईच फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स आपके 40 है तो 13 फ्रीक्वेंसी और टोटल 40 तो 13/40। फिर गुड के लिए 18/40 और बेड के लिए 9/40। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है 13/40 विच इज इक्वल टू 0.325। तो ये आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। सही है, यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इन्होंने थोड़ा सा जो जो इक्वेशन 2 पे इन्होंने जो चीज़ फाइंड आउट की है 0.325, यहाँ पर इसने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया है। In terms of percentage, 32.5% of the economic students consider statistics for basic teaching methodology excellent. A relative frequency distribution of qualitative data is similar to a frequency distribution, except that we use relative frequency instead of frequency. Relative frequency में और आम frequency distribution में फ़र्क सिर्फ ये है कि relative frequency distribution में हम relative frequency use करते हैं। इसके बाद definition है relative frequency की। So, a relative frequency distribution of qualitative data is a listing of the distinct values and their relative frequencies. To obtain a relative frequency distribution, we first find a frequency distribution and then divide each frequency by the total number of observations. Thus, we have procedure 2.2. Proper procedure 2.2 है और definition जो है 2.5 है। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप पे हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड करें तो आपका जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। एग्जांपल से 2.6 है, ऊपर जो एग्जांपल है उसी के लिए हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फाइंड आउट किया है। 13/40 फिर 18/40 एंड 9/40 जो टोटल है वो इसका 1 आएगा। सो दिस इज ए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एग्जांपल जो ऊपर हमने पढ़ा। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, हर एक फ्रीक्वेंसी को टोटल पे डिवाइड करना है, जिस तरह टेबल 4 पे लिखा हुआ है सारा कुछ। इसको आप इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, टेबल 4 से आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि 32 पॉइंट, इसको आप परसेंटेज पे कन्वर्ट करें ना, 0.325 को मल्टीप्लाइड बाय 100 करें, सो यू विल गेट 32.5%। स्टूडेंट का जो ख्याल है कि प्रोफेसर की जो मेथोडोलॉजी है वो एक्सीलेंट है। फिर 0.450 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट 45। तो 45% स्टूडेंट का ये ख्याल है कि टीचर्स की जो मेथोडोलॉजी है टीजी की वो गुड है, और 22.5% का ख्याल है कि प्रोफेसर की जो मेथोडोलॉजी है वो बैड है। So this is the relative frequency distribution for the qualitative data. इसके बाद जो next topic है 2.6 वो पाई चार्ट्स हैं। तो पाई चार्ट्स का जो है वो बहुत सिंपल है। ए पाई चार्ट जो है वो एक डिस्क की तरह होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू विच शेप पीसेस, विच शेप जो है ना वो ट्रायंगल टाइप शेप को कहते हैं। पीसेस प्रोपोर्शन टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज of the qualitative data. Procedure 2.3 present a step-by-step method for constructing pie chart. Which shape का आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। this is just like pie या पिज्जा की तरह होता है। पिज्जा भी एक ट्रायंगल सा होता है, इसको जब आप पीसेज में काटते हैं मगर उसके जो एक साइड तो वो थोड़ा सा राउंड होता है। दिस इज जस्ट नॉट एग्जैक्टली द ट्रायंगल टाइप, बट विच शेप मीन दिस इज जस्ट लाइक पिज्जा। पिज्जा भी बोलते हैं बट एक्चुअली दिस इज पिज्जा। अच्छा, प्रोसीजर 2.3 सबसे पहले करना क्या है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। सेकंड स्टेप पे करना क्या है, हर एक डिस्क को इनटू विच शेप पीसेस प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी करना है। स्टेप 3 पे करना क्या है, आपने लेबल करना है, लेबल द स्लाइसेस विद द डिस्टिंक्ट वैल्यूज एंड देयर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एग्जांपल 2.7 पाई चार्ट्स, हमने एक एग्जांपल करना है यहाँ पर। ये मैंने डायरेक्ट एक्सेल शीट को आप खोलें और एक्सेल शीट में ही आप इसको बना सकते हैं, या मैनुअल भी आप इसको बना सकते हैं। एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट ए पाई चार्ट ऑफ द टीचिंग मेथोडोलॉजी डेटा प्रेजेंटेड इन टेबल 2। टेबल 2 में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी का डेटा है, जिसमें हमने स्टूडेंट से पूछा कि टीचिंग मेथोडोलॉजी बेड है, गुड है या एक्सेलेंट है। तो इसके लिए आपने जो है वो पाई चार्ट जो है वो आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना है।
सबसे पहले स्टेप 1 में करना क्या है, obtain a relative frequency distribution of the data by applying procedure 2.2. We obtain a relative frequency distribution of the data in example 2.5. See the column of table 4. सबसे पहले पाई चार्ट का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अंडरस्टूड बात है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिर पहले आपने क्या करना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तभी बनेगा जब आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। सही है, तो ये दो स्टेप्स होंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाने से पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाना होगा। फिर स्टेप 2 में क्या करना क्या है, डिवाइड ए डिस्क इनटू व्हिच शेप pieces proportion to the relative frequencies referring to the second column of table 4। जो सेकंड कॉलम है टेबल 4 का, ये 0.325, 0.450 एंड 0.225, मतलब 32%। आपका जो 360 का जो सर्कल होगा 360 का, उसमें से आपने पहले 32.5% का एक आपने विच बनाना है, स्लाइस करना है। फिर आपने सेकंड 45% का एक स्लाइस बनाना है, और थर्ड आपने 22.5% का आपने जो विच शेप है उसको आपने काटना है। सही है, प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ये वी सी दैट in this case we need to divide a disk into 3 wedge shaped pieces that comprise 32.5%, 45% and 22.5% of the disk. We do so by using a protractor and the fact that there are 360 angles in a circle. Thus, for instance, the first piece of the disk obtained by marking of 117 degree, that is 360 total आपके एंगल है, तो 360 का आपने क्या फाइंड आउट करना है, 32.5% आपने 360 का फाइंड आउट करना है। तो 32.5% आप 360 क्या होगा, इसको 32.5 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 100, तो उससे आपका 117 डिग्री आ जाएगा। तो 117 डिग्री पे आपका जो है फर्स्ट केस हो गया। स्टूडेंट का ख्याल है कि एक्सीलेंट है, तो वो 117 डिग्री हो गया। इसके बाद सेकंड केस का 45 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 100 करें, और फिर 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 360 डिवाइड बाई 100 करें। तो नीचे आपका जो 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 पाई है, ये जो पाई चार्ट है, ये आपका पाई चार्ट है, वो आपका अपीयर हो जाएगा। सही है, ये आपका पाई चार्ट है कि एक्सीलेंट ये 32%, देखिए ज्यादा गुड मैक्सिमम है तो वो 45%, और फिर एक बेड जो है वो 22%। सही है, तो ये आपका पाई चार्ट है किसके लिए, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। फिर इसके बाद बार चार्ट है। बार चार्ट का भी जो है वो नीचे आप देख लें, ये बार चार्ट है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ऊपर थ्योरी जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक्सीलेंट, गुड, बैड, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो एक्सीलेंट की है वो 0.32 है, गुड की 0.45 है, और बैड की 0.225 है। तो इसको हम कहते हैं दिस इज ए बार चार्ट। सही है। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने कुछ डिफिनीशन पढ़े छोटे, फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया, और फिर हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया क्वालिटेटिव डाटा के लिए। फिर उसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम आके लेके गए, हमने ये बताया कि व्हाट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमने पाई चार्ट बनाया कि व्हाट इज पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो है वो हमने उसको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बनाया। याद रखें कि पाई चार्ट जब आप बनाएंगे तो वो आप क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाएंगे, क्वांटिटेटिव डेटा के लिए भी पाई चार्ट बनता है, मगर उसकी जो मीनिंग है वो मीनिंगलेस होती है, उसको आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो याद रखें कि जब भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आपको ये बताए कि भाई डेटा को प्रेजेंट करो ग्राफिकली, तो अगर आपने सोचना है कि अगर डेटा मेरा क्वालिटेटिव है तो उसके लिए बेटर जो मेरे पास ऑप्शन है या पाई चार्ट है, और वो बार चार्ट है जो फिगर 2 में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहने का सिर्फ ये मतलब है कि क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा, कुछ टेक्निक ऐसे हैं कि वो दोनों के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिसको आप क्वालिटेटिव के लिए तो कर सकते हैं मगर क्वांटिटेटिव के लिए नहीं कर सकते। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको डिलीवर कराऊंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि क्वांटिटेटिव डेटा के लिए आप कैसे डेटा को ग्राफ्स पे प्रेजेंट करेंगे, और उसके लिए कैसे आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। ओके जी, इंशाल्लाह कल आप आएंगे कॉलेज, और याद रखिए मास्क जरूर पहने, 6 फीट का डिस्टेंस रखें,
और जो है ना वो आप यंग है, आपको कोविड कुछ नहीं कह सकता, मगर अल्लाह ना करे आपके घर में कोई, अगर आपके वालिदैन है, उनकी उम्रें ज़्यादा है, उनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो कोविड है वो बहुत डेंजरस है। सही है। ओके, से होम, से सेफ, स्टे सेफ। ओके, तो ज़रूर अपना जो है ना वो केयर करें। मास्क पहने, जब आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, और अपने हाथों को साबुन से बार बार धोया करें, या आप उसको सैनिटाइज करें। सही है। और हुजूम वाली जगहों पर आप कोशिश करें कि वहाँ पर ना जाएं, और हैंड शेक से और जो है वो परहेज करो। जितने भी एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो इश्यूज़ हैं उस पर आप अमल ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।